नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और कार्यक्रम में आज बात होगी पॉल्यूशन की। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। नवंबर का आज 8वां दिन है और ये 8 दिन दिल्ली और उसके आसपास रहने वालों ने कैसे गुजारे हैं ये वही जानते हैं। हाल यह है कि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है। स्मोक टावर चालू करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया है और तो और कंस्ट्रक्शन पर भी रोक है। लेकिन इन तमाम उपायों के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। जिन सरकारों की जिम्मेदारी प्रदूषण पर काबू पाने की है वो अब मौसम की करवट का इंतजार कर रही हैं और बारिश और हवा के लिए दुआएं मांग रही हैं। बड़े बच्चों के दिमाग तक प्रदूषण के असर का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि राहत की बात फिलहाल यह है कि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले चंद दिनों में मौसम बदल सकता है। दिवाली के बाद बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन मौसम के ऊपर निर्भर रहना और पोल्यूशन कम होने का इंतजार करना, क्या ये हमारी मजबूरी बन चुका है या फिर कुछ और कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि हालात में सुधार हो? तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। राजधानी दिल्ली के लोग अब भगवान की तरफ देख रहे हैं कि कब मौसम में बदलाव होगा। तो यहाँ पर कई सारे आप ऐसे नवजात बच्चे देखेंगे जो कि नेबुलाइजेशन पर हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जिन लोगों को दमा है उनको तो बहुत ही ज्यादा इसका असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और दूसरी पड़ोसी सरकारों को लताड़ लगाई है कि वो पराली जलाना बंद करे। प्रदूषण की हद कहां तक आ पहुंची है उसके लिए तस्वीर ही काफी है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस दुनिया में अभी अभी कदम रखा है और कदम रखते ही इन बच्चों के लिए सांसों का संघर्ष शुरू हो गया है। हम नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में मौजूद हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल में, और यहाँ पर कई सारे आप ऐसे नवजात बच्चे देखेंगे जो कि नेबुलाइजेशन पर हैं, जिन्हें इस तरह से यहाँ पर रखा गया है क्योंकि इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप ये बात सोच रहे होंगे कि बच्चों को तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें कुछ देर के लिए इस तरह रखा ही जाता है डॉक्टर की सलाह पर, लेकिन इसमें अब पोल्यूशन का एक बड़ा रोल है। पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है। बाहर सांस लेने लायक हवा नहीं बची है, लिहाजा इनमें से कुछ बच्चे नेबुलाइजेशन के लिए यहाँ हैं। डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि प्रदूषण का असर अब माओं के कोख तक पहुँचने लगा है। इस वक्त हमारी जो एयर क्वालिटी है इतनी पुअर हो गई है कि जो न्यू बॉर्न्स हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम इनकी वजह से नहीं है, एक्चुअली जो मदर्स हैं वो एक्सपोज हो रही हैं एनवायरनमेंट को, इस गंदी एयर को वो इनहेल करती हैं और फिर क्या होता है कि प्रीटर्म डिलीवरीज होती हैं। मतलब जो हम बोलते हैं 9 मंथ से पहले डिलीवरी होना, वो होती प्रीटर्म डिलीवरीज, और इन बेबीज का फिर बर्थ वेट भी जो होता है वो कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उनके ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हो पाते, स्पेशली द लंग्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं। तो इन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है। लंग्स इमेच्योर होने की वजह से हमें इनको नेबुलाइजेशन, इवन कुछ बच्चों को वेंटिलेटर की भी नीड पड़ रही है। सुबह से शाम तक और शाम से रात तक दिल्ली और आसपास की हवा का यही हाल है। कई इलाकों में AQI 400 से 500 के बीच झूल रहा है। तमाम सख्तियों के बाद भी पराली अभी भी धड़ल्ले से जलाई जा रही है। हम लोग इस वक्त पटियाला के बहादुरगढ़ में मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का इलाका है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और दूसरी पड़ोसी सरकारों को लताड़ लगाई है कि वो पराली जलाना बंद करे, पराली जलाने पर अंकुश लगाए। लेकिन लगता है पंजाब सरकार, किसानों और अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पॉल्यूशन के सोल्यूशन की आस अब कुदरत पर आकर टिक गई है। मौसम विभाग ने थोड़ी उम्मीद दी है। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हवाएं चलेंगी और शायद सांसों का ये संकट कम होगा।
सर, आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में क्या बारिश होने की कोई संभावना है, या जो हवा हम बोल रहे हैं हवा रुकी हुई है, तेज बहाव नहीं है, उसमें कुछ बदलाव आएगा? निश्चित तौर पर उसमें हवा की गति में बदलाव आने जा रहा है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को आज से प्रभावित करना शुरू किया है, और जिसके चलते देखेंगे कि जो हवा की थोड़ी गति आज से बढ़ेगी, और जो कि अभी आप देखेंगे कि लगभग 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो बढ़ करके 11 तारीख तक लगभग 18 kmph तक जा सकती है, 15 से 18 kmph तक हो सकती है। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 9 नवंबर से 18 नवंबर तक स्कूलों में विंटर ब्रेक घोषित कर दिया है। पहले से ही छोटे बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। वाहन के प्रदूषण को रोकने के लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। हमने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करें कि दिल्ली में कितनी रजिस्टर्ड हैं गाड़ियां, और जो उसमें जो ऑरेंज कलर की जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या कितनी है। अभी ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू होने के बाद उसमें बहुत सारी गाड़ियां बैन है। उन बैन होने के बाद जो संख्या वो कितनी बचती है। एक दूसरा कि अगर ऑड इवन लागू होता है तो कितनी गाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो वो एक रिपोर्ट जो है वो हम कोर्ट को सबमिट करेंगे। दूसरा जो अब तक जो ऑड इवन हुआ है उसका जो अभी तक की स्टडी है वो कोर्ट को हम सबमिट करेंगे। प्रदूषण में सांस लेते शहरों में बड़ी चिंता बच्चों की है। डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि बड़ों के साथ ये वक्त बच्चों के लिए बेहद चैलेंजिंग है, क्योंकि पोल्यूशन के धुएं से बच्चों की याददाश्त तक पर असर हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि एयर पॉल्यूशन का असर, ये वल्नरेबल ग्रुप होते हैं जिसके अंदर छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज या एल्डरली इंडिविजुअल्स आते हैं। इनमें यह असर एकदम नजर आता है। जो जहां तक लॉस ऑफ मेमोरी का सवाल है, ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन के साथ होता है। इमीडिएटली, जैसे मैंने बोला, कंसंट्रेशन इफेक्ट है, तो बच्चों के जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनको मैथमेटिक कैलकुलेशन करने में या कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट प्रेग्नेंट लेडीज में इस तरह देखा गया है कि जो बच्चे पैदा होते हैं और माएं जो प्रेग्नेंट हैं और उनको अगर एयर क्वालिटी पुअर है तो उनके बच्चे की IUGR होता है, यानी उनका छोटे वेट वाले बच्चे पैदा होते हैं और उनकी अपनी अलग इश्यूज होते हैं। प्रदूषित हवा ने लोगों के फेफड़ों का बोझ ही नहीं बढ़ाया, बल्कि डॉक्टर्स का तो यहाँ तक कहना है कि हवा की गुणवत्ता इंसानी दिमाग पर भी असर डाल रही है। जिन लोगों को देखा गया है कि अंडरलाइंग ब्रेन की प्रॉब्लम है, चाहे वो साइकोसिस को जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ या डिप्रेशन हुआ, तो जहां पर एयर इंडिसेस पुअर हैं वहां पर विजिट्स टू मेंटल फैसिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। लोगों को प्रेसिपिटेट स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं। नॉर्मल आदमी में हेडेक, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। प्रदूषित हवा का मर्ज केवल दिल्ली और आसपास के इलाकों का नहीं है, ये अब धीरे धीरे बड़े इलाके की समस्या बन गई है। प्रदूषित हवा ने परेशानियों को बढ़ा दिया है, समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान की कोशिशें भी हो रही हैं। इन कोशिशों के साथ अगर मौसम भी मेहरबान हो जाए तो लोगों को साफ हवा की सौगात मिल जाएगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया और अनामिका गौड़ के साथ ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे, चंडीगढ़। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारी संवाददाता भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगी। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दें। मेदांता अस्पताल से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गोयल हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे, इस चर्चा का हमारे साथ वो हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें डॉक्टर पीयूष गोयल पल्मोनोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल से हमारे साथ वो मौजूद रहेंगे। डॉक्टर स्वाति मित्तल साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ वो इस चर्चा में हिस्सा लेंगी। डॉक्टर एलिस राठौर फॉर्मर DG IMD यानी मौसम विभाग से हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, और हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ हमारे साथ मौजूद रहेंगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट जान लेते हैं, आज का पोल्यूशन चार्ट क्या बताता है। अनामिका, सबसे पहले ये बता दें। बिल्कुल अनंत, इस समय हम मौजूद हैं विजय चौक पे और यहाँ पे AQI 375 है इस समय। और अगर हम सुबह 6 बजे से 12 बजे की बात करें तो AQI यहाँ पे 400 का आंकड़ा पार कर रहा था। दिल्ली में औसतन AQI 470 क्रॉस कर रहा है रोज। आज 10वां दिन है लगातार जब दिल्ली NCR के लोग इस प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ AQI 1000 का आंकड़ा पार कर रहा है, यानी 999 का आंकड़ा पार कर रहा है। आनंद विहार, जहांगीरपुरी जैसे ऐसे इलाके हैं जहां पे हवा बेहद प्रदूषित है और जहां सांस लेना सबके लिए दूभर हो रहा है। अनंत, चलिए आते हैं अनामिका आपके पास और इसको लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले अब हम रुख करते हैं
डॉक्टर गौरव का, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं मेदांता अस्पताल से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि न्यूरोलॉजिकली प्रदूषण कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है? हम ट्रेडिशनली हम सोचते हैं कि जो प्रदूषण है वो सीधे हमारे लंग्स में जा रहा है, तो सारा इफेक्ट लंग्स पे आ रहा है। बट ये जो स्मॉल नैनो पार्टिकल्स हैं, जो PM 2.5 वाले जो हम बात करें, वो हमारे लंग्स से हमारी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। वहां से वो हमारे खून को गाढ़ा करते हैं, हमारी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण से स्ट्रोक होने की टेंडेंसी, यानी कि दिमाग की नस ब्लॉक हो जाती है और लकवे का अटैक आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है जी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि सारी सांस हमारी नाक में से जा रही है और ये जो पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं कि ये जो नाक और दिमाग के बीच में हमारा एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से निकल के ये जो सीधे दिमाग की जो ब्लड वेसल्स हैं उस पर भी इफेक्ट डाल। तो ये सारा मिला के ओवरऑल हम देखते हैं कि ये हर साल ही देखते हैं कि जैसे ही पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है, स्ट्रोक के पेशेंट्स हमारे इमरजेंसी और ओपीडी में ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। जी, क्या ये ट्रेंड इस बार भी देखा जा रहा है? क्योंकि अलग अलग अस्पतालों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कहीं पर सांस लेने में दिक्कत वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है, कहीं पर दिल के पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है, कोई बीपी की शिकायत लेकर आ रहा है, तो क्या न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स भी बढ़ गए हैं? बिल्कुल। हम हर साल ये डेटा अपना एक्यूमुलेट करते हैं, तो अगर हम एक महीने में 50 या 60 स्ट्रोक अपनी इमरजेंसी में देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 15 ही दिन के अंदर वो 50-60 स्ट्रोक, ये पॉल्यूशन जब भी एयर इंडाइसेस खराब होते हैं तो हमारी इमरजेंसी में आ जाते हैं। लास्ट 15 दिन में ऑलरेडी हम इतने 50-60 पेशेंट देख चुके हैं, जितना हम ऑलमोस्ट एक महीने में देखते हैं। तो ये तो WHO का भी अब रिकॉग्नाइज्ड है कि जैसे ही PM 2.5 पार्टिकल 10% बढ़ते हैं तो स्ट्रोक का रिस्क 10% बढ़ने लगता है। तो आप सोचिए अभी तो हमारा कहाँ पहुंचा हुआ है PM 2.5 इस समय। आता हूं मैं डॉक्टर गौरव आपके पास, सीधे डॉक्टर पीयूष गोयल का हम यहां पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, केवल फेफड़े ही वनरेबल नहीं है, वही खतरे के दायरे में नहीं है, और बहुत तमाम चीजें हैं स्वास्थ्य संबंधी जो उस खतरे के दायरे में आ चुकी हैं। लेकिन यहां पर समझना ये जरूरी हो जाता है कि मेमोरी लॉस की बात भी कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये कैसे होता है? पोल्यूशन कैसे हमारी कॉन्सेंट्रेशन को, हमारी मेमोरी को प्रभावित कर रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से डॉक्टर गौरव ने जैसे बताया आपको कि ये जो PM 2.5 पार्टिकल है, ये PM 2.5 पार्टिकल का, ये 2.5 का मतलब है ये 2.5 माइक्रोन डायमीटर का पार्टिकल है, जो काफी छोटा पार्टिकल होता है। और ये आपका हेयर जो है, आपका एक बाल का जो डायमीटर है, उससे भी मान के चलें 10 से 20 गुना कम डायमीटर का पार्टिकल है। और ये पार्टिकल जो है आपकी सीधा ब्लड सप्लाई में चला जाता है, लंग्स के थ्रू भी, और नोज में एक हमारा बैरियर होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू भी ये सीधा ब्रेन में जाएगा, और लंग्स के थ्रू ये ब्लड में जाएगा, और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा। पूरी बॉडी में ट्रेवल करने का मतलब ये है, ये ब्रेन में भी जा रहा है, ये आपके हार्ट में भी जा रहा है, ये किडनीज में भी जा रहा है, ये लिवर में भी जा रहा है, और ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जा रहा है। और जहां जहां ये जाएगा वहां वहां के छोटे छोटे जो वेसल्स होते हैं, ब्लड सप्लाई होती है, जो कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ दैट ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। जैसे ब्रेन का जो डीपेस्ट पार्ट होगा, या फिर हमारे हार्ट का जो डीपेस्ट पार्ट होगा, जहां वो ब्लड सप्लाई होती है, बड़ी छोटी छोटी वेसल से होती है, तो वहां पे जाके ये वहां चला जाएगा और वहां की वेसल्स को ब्लॉक कर देगा। अब जब ये वहां की वेसल्स को ब्लॉक करेगा, तो उस ऑर्गन के जो भी उस ऑर्गन के जो फंक्शंस होंगे, जो फाइनेस्ट ऑफ द फंक्शंस होंगे उस ऑर्गन के, वो इफेक्ट होंगे। जैसे थिंकिंग की पावर, कंसंट्रेशन की पावर, फाइन आपके जो असेसमेंट जो एनालाइज करते हैं आप चीजों को, उसकी पावर। सिमिलरली इन अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो ये किडनी के जो फाइन फंक्शंस हैं उनको इफेक्ट करेगा। तो आप किडनी फंक्शंस भी आपके डीरेंज हो सकते हैं, आप इम्पोटेंसी भी हो सकती है अगर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो इनफर्टिलिटी का भी एक रीजन है ये। जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया था कि दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ नाउअडेज, मतलब कि पोल्यूशन की वजह से प्रीमेच्योर बर्थ भी हो रहे हैं। जब प्रेग्नेंट फीमेल्स ये पार्टिकल्स जो है ब्लड में आते हैं, और ये जो है वहां पर वेसल्स, प्लेसेंटा की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। क्योंकि इफ यू सी कि वो ब्लड सप्लाई होना प्रॉपर बड़ा इंपॉर्टेंट है हर पार्ट ऑफ द बॉडी को। तो PM 2.5 पार्टिकल्स ये धीरे धीरे वहां डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं और वेसल्स को क्लॉग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से वो पार्ट फंक्शन प्रॉपर नहीं करता है। आता हूं डॉक्टर पीयूष आपके पास। तो ये तो बात हो गई तन की,
लेकिन अब तो ये भी स्टडीज बता रही हैं कि केवल भाई तन ही प्रभावित नहीं है, आपका मन भी प्रभावित है, आपकी जो मनोविज्ञान है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो हम सीधे रुख करेंगे डॉक्टर स्वाति मित्तल का। डॉक्टर साहिबा, बात कही जा रही है एंग्जाइटी की, बात कही जा रही है कि एक प्रकार की डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड की, ये भी पॉल्यूशन से कनेक्ट हो रहा है क्या? डॉक्टर स्वाति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है डॉक्टर स्वाति से हमारा संपर्क टूट गया है। जैसे संपर्क स्थापित होगा उनसे हम बातचीत करेंगे। इस बीच हम सीधे रुख कर लेते हैं राठौर साहब का, जो कि मौसम वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राठौर, सब आसमान पर टकटकी लगाए बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि राहत की बारिश हो जाए तो इस धुंध से, इस जहरीले धुएं से छुटकारा मिले, इस स्मॉग से छुटकारा मिले। जो डेटा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अनुमान ये जताया जा रहा है कि 1-2 दिन में राहत की उम्मीद है। अनंत जी, अच्छी बात यह है कि कल राहत मिल जाएगी जी, और राहत अच्छी मिल जाएगी। 2 तरीके से मिलेगी। पूरे उत्तर भारत में, जिसमें कि पहाड़ी क्षेत्र भी है, और उत्तर पश्चिमी के जो तराई, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं व्यापक और कहीं कहीं चुटपुट बारिश होगी, दिल्ली सहित जी। तात्पर्य कहने का यह है कि एक बार ये कण धुल जाएंगे। अगर बारिश ठीक ठाक होती है तो काफी मात्रा में ये वातावरण को शुद्धिकरण कर देंगे। दूसरी बात, हवा की गति, आप कल सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि अभी जो गति है उससे लगभग दुगनी तो हो ही जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी जी। और जब हवा की गति उत्तर पछुआ हवा होगी, उससे एक लाभ अवश्य होगा कि वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से तो हटा देगी, लेकिन उसका दूसरा भी है कि ये आगे इसका विस्तारण कर देगी मध्य प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक, और इन क्षेत्रों तक जो है इसका प्रवाह चला जाएगा। तात्पर्य कहने का ये कि डाइल्यूट हो जाएगा, विरलता आ जाएगी इसमें। तो कुल मिलाकर के अभी जहां पर सघन है PM 2.5 और तो ऐसा लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक हो गया है, दिल्ली के अंदर ब्लॉक हो गया, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है, कुंडी लगा दी है, हवा भर के, धुआं भर के, ऐसा लग रहा है दिल्ली की कुंडी लगा दी गई है। अनंत जी, ऐसा इस समय होता ही है, क्योंकि ऐसा हमारे एक उत्तर पश्चिमी भारत में एक हाई प्रेशर का जोन बनता है, एंटी साइक्लोन बनता है जी। और एंटी साइक्लोन जब बनता है तो हवा ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ दबाव डालती है, और ऐसा जब होता है तो जैसा आपने कहा कुंडी लगा दी है, छत को ढक दिया है, हवा का जो भी आप पोल्यूशन छोड़ रहे हैं वो बिल्कुल एक निचली स्तर में ही अटका हुआ है, उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो ये कल ये भी टूटेगा एक बार ही। तो फिर दीपावली है, दीपावली भी मैं मानता हूं कि हवा ठीक रहेगी, तो दीपावली मैं समझता हूं कि शुभ होनी चाहिए, लेकिन दीपावली के पश्चात एक बार पुनः हवा की गति कम हो जाएगी। बारिश तो ये 1-1.5 दिन की ही है, उसके आगे बारिश की नहीं है। अगला पश्चिमी विक्षोभ कैसे आता, कब आता, वो बाद में देखा जाए। जी, हवा की गति के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये हवा की गति अभी कहा जा रहा है कि 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि कायदे से अगर एक स्टैंडर्ड हवा देखा जाए इस पॉल्यूशन को बहाने के लिए तो 10 से 12 या 10 से 15 के बीच उसकी गति होनी चाहिए। तो हवा की गति की कितनी सीमा रह सकती है? अनंत जी, मैं अब ऑपरेशनल फोरकास्टर नहीं हूं, लेकिन जो मोटे तार पे हमने चार्ट का विश्लेषण किया है, जो नेट पे उपलब्ध है मौसम विज्ञान विभाग का, उसके अनुसार अभी से दुगनी हो जाती है। दुगनी का तात्पर्य 16, 17, 18 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो ही जाए। चलिए, मैं आपका रुख करूंगा, मैं सीधे इस समय अनामिका के पास जाऊंगा। जो अनामिका, लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है और एक बात इस समय जो दिल्ली वालों की जुबान पर है, सरकार के बीच भी चर्चा का विषय है, सुप्रीम कोर्ट तक उसकी बात हो रही है, पॉलिटिक्स का भी विषय हो गया। खैर, हमें पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं ऑड इवन को लेकर, उसकी क्या प्लानिंग है? क्या डेटा का इंतजार किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा? क्या सरकार सोच रही है इस दिशा में? जी बिल्कुल अनंत, आपके सवाल से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। जो हम हवा की बात कर रहे हैं कि दिल्ली बिल्कुल चोक हो गई है, अगर आप आसमान देखें तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। कोई इतने सारे पेड़ पौधे हैं विजय चौक पे, लेकिन हवा का कोई नामो निशान नहीं है। हमने कल IMD से बात की थी और IMD का कहना है कि
आज शाम से जो है वो हल्की हल्की हवा का जो रफ्तार है वो बढ़ने लगेगी और 11 तारीख के बाद से जो है हवा की रफ्तार जो है वो 17 से 18 प्रति घंटा जो है किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। और रही बात जो सरकार क्या कदम उठा रही है उस पर ऑड इवन की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ साथ बाकी की जो राज्य सरकारें हैं, हरियाणा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उन्हें फटकार लगाई है और ऑड इवन पे भी कहा है कि ये फॉर्मूला कितना इफेक्टिव है ये दिल्ली सरकार बताए। तो अब दिल्ली सरकार जब फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने दस्तावेज पेश करेगी उसके बाद जो है क्या नियम होंगे ऑड इवन के वो सामने आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ऑड इवन इस समय होल्ड में रख दिया गया है, पर क्या नियम होंगे ऑड इवन के, क्या थोड़े से बदलाव किए जाएंगे या जो पिछला तरीका है ऑड इवन का वो अपनाया जाएगा। साथ ही एक और चीज आज से नई लागू की गई है, जितने भी कैब हैं जो ऐप बेस्ड कैब है वो अगर सिर्फ राजधानी दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है तो ही राजधानी दिल्ली में एंटर कर पाएंगे। यानी अगर आप नोएडा से दिल्ली आना चाहते हैं या गुड़गांव से दिल्ली आना चाहते हैं ओला उबर के माध्यम से तो सिर्फ उन्हीं गाड़ियों से आ सकते हैं जिनका जो नंबर प्लेट है वो डीएल का होगा। अगर वो यूपी हरियाणा का होगा तो अब उनको नहीं लाया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज है वो किया जाए, जो गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है उसे किसी न किसी तरीके से रोका जाए। पर ये शायद थोड़ा देर हो गई, अगर ये पहले किया जाता अक्टूबर या सितंबर में किया जाता तो स्थिति इतनी खतरनाक इस समय हमारे सामने नहीं होती। अनंत आता हूं नामिका आपके पास, सीधे डॉक्टर स्वाति मित्तल का हम रुख करेंगे। स्वाति जी, जो सवाल मेरा पहले आपसे था, संपर्क आपसे टूट गया। तन को तो प्रभावित कर ही रहा है लेकिन कह रहे हैं कि मन भी इससे प्रभावित हो रहा है, हमारा मनोविज्ञान भी इससे प्रभावित हो रहा है। एंग्जाइटी का मामला हो या फिर डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड हो, अवसाद की भावना हो, दुविधा की भावना हो, ये तमाम चीजें क्या पॉल्यूशन से कनेक्टेड हैं? क्योंकि इनको लेकर भी कहा जा रहा है कि इसका भी असर हो रहा है पॉल्यूशन के कारण। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे बाकी डॉक्टर्स ने बताया है, जैसे कि हेल्दी लिविंग और हेल्दी थिंकिंग के लिए एक प्योर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, हमें एक ऑक्सीजन लेवल चाहिए होता है, एक नॉर्मल लेवल का, जिससे हमारी रैशनल थिंकिंग हो जाए। जैसे कि जिसको एंजाइटीज हैं या जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनको स्किज़ोफ्रेनियाज हैं या फिर जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो इस सीजन में और वर्स हो रहा है या उनके सिम्टम्स और फ्लेयर अप हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपका हेजी इन्वायरमेंट दिखता है तो हम कैसे इरिटेबल हो जाते हैं। ये सिर्फ कॉग्निटिव थिंकिंग बच्चों के लिए भी बहुत इम्पैक्ट कर रही है, उनकी थिंकिंग में वो ज्यादा इरिटेबल दिख रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। सेम एज ए वो बड़ों में भी दिख रहा है, बड़े भी इरिटेबल हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, लोग लेजी हो रहे हैं, लोगों का ध्यान नहीं लग रहा। तो इट्स ऑल अबाउट कि ये बेसिकली आपके उस पार्ट में काम करता है ब्रेन के जहां पे आपके इमोशंस रहते हैं, जैसे कि हिप्पोकैम्पस हो गया, एमिगडाला हो गया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया। तो ये बेसिकली आपके इमोशंस को बहुत हिलाते हैं और इसलिए हमें ये नॉट एप्रोप्रिएट फॉर लंग्स ऑल्सो, बट इट्स मोर इम्पैक्टिंग योर ब्रेन। अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग रहेगा तो आप डिजीज से भी फाइट कर पाओगे। बट लोगों में बहुत पेशेंट बढ़ते चल रहे हैं, बहुत पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो दीज आर दी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, बच्चे नहीं बड़े भी उतने ही कर रहे हैं, एल्डर लोग स्वाति जी, भी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो जिसको हम कहा जाए कि मनोवैज्ञानिक तौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ है, क्या वो भी इन समस्याओं के दायरे में आ सकता है पॉल्यूशन के कारण, या जिनको समस्या है वो ही ज्यादा प्रभावित होंगे? नहीं, जिनको समस्या है उनकी समस्या बढ़ जाएगी और जिनको समस्या नहीं है वो इरिटेबल फाउंड। जैसे कि आपको पता है सनलाइट देख के कितना अच्छा लगता है, आपको नॉर्मल स्काई ब्लू देखने में कितना कामिंग लगता है, कितना पीस लगता है, कि वैसे ही सेम एज अगर हम ये नॉर्मल वे में भी अगर हमें नहीं दिखने को मिलता है तो लोग इरिटेबल हो रहे हैं, लोगों का डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा, लोगों को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, बहुत हेजी लगता है। जैसे कि आप बस ये मान लीजिए अगर आपके ग्लासेस गंदे हैं, अगर वो हेजी होता है तो कैसे आपको सिर दर्द रहता है, फिर आप ग्लासेस साफ करते हैं। सेम वैसी हमारी आंखें हैं, इतना हेजी दिख रहा है तो वो इतनी कंफ्यूज हो रहे हैं, इरिटेबल दिखता है, एंगर आउटबर्स्ट हो रहा है, लो मूड मिल रहा है उनमें। तो इट्स नॉट अबाउट दैट दोज हु ओनली वर सफरिंग, दोज हु आर नॉट सफरिंग दे आर आल्सो कंप्लेनिंग। आता हूं स्वाति जी आपके पास। आज हम बात प्रदूषण को लेकर कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तन मन से जुड़ी दिक्कतें हैं उनका समाधान कैसे खोजा जाए, क्योंकि बाहर तो जहरीली हवा चारों तरफ से हमको घेरे हुए है। डॉक्टर गौरव का हम यहां पर रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, हमने पहले हिस्से में कार्यक्रम के आपसे समझा कि कैसे
हमें न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें पैदा हो रही हैं प्रदूषण के कारण। अब सवाल ये है कि ये धुंध जब छंटेगी तब छंटेगी, जब हटेगी तब हटेगी, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं अपने आप को, खुद को दुरुस्त रखने के लिए, ताकि हम न्यूरोलॉजिकल दिक्कतों के दायरे में ना आए? वो कौन से स्टेप हो सकते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो हम सब सरकार से उम्मीद तो लगाए बैठे हैं कि वो इसको कंट्रोल करेगी ताकि हम चैन से सांस ले पाए, बट जब तक हो रहा है तो इसकी सुरक्षा और रोकथाम के लिए यही कर सकते हैं कि हम N95 मास्क लगाएं जो हमने कोविड टाइम्स में लगाए थे, क्योंकि वही मास्क हैं जो सिर्फ PM 2.5 पार्टिकल्स को रोक सकते हैं। तो स्पेशली अगर जो डायबिटिक हैं, स्पेशली जो डायबिटिक है, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं इस चीज के लिए। तो अगर आपको पहले कोई हार्ट अटैक, स्ट्रोक आया हुआ है तो आप या डायबिटिक या जिनका वजन ज्यादा है जी, उन सब लोगों को मास्क लगाना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज जितनी कम से कम कर सके, खासकर जो पीक पॉल्यूशन टाइम होता है उसमें हमारी आउटडोर एक्टिविटीज को हम रेस्ट्रिक्ट करें। ये नहीं कहते कि इंडोर में नहीं है, बट आउटडोर से कम है इंडोर में, तो वो हम थोड़ा सा जो प्रिवेंट कर सकते हैं वो करें। और दूसरा चीज ये देखा गया है कि जो हम हरी सब्जी और फल ज्यादा खाते हैं तो उनके कारण से भी जो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको हम थोड़ा सा निगेट कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं जी। तो यही 2-3 मेजर्स हैं जिनके सहारे से हम अभी ये जो नेक्स्ट 10-15 दिन है, जब तक ये PM 2.5 पार्टिकल्स कम नहीं हो जाते हैं, हम अपना स्ट्रोक का रिस्क कम कर सकते हैं। किसी भी समय अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई हाथ पैर में सुनपन हो रहा है या लकवे का लक्षण आ रहा है, आवाज ठीक नहीं हो रही, तो ये इंतजार ना करें कि ठीक हो जाएगा, फौरन अपने नजदीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचे। जी, तो ये जो उपाय आपने बताए, जो सावधानियां आपने बताई, ये उन लोगों के लिए हैं जो पहले किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, या फिर ये आम स्वस्थ लोगों के लिए भी हैं? ये भी हैं, जैसा मैंने कहा, अगर आम स्वस्थ लोगों को भी करना है, और अगर जो आपको डायबिटीज है या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या पहले आपको अटैक आ चुके हैं, तो आपको तो करना ही करना है। बट अगर आप नहीं कर, आपको ये सब पहले नहीं हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि आप सेफ हैं, आपको भी हो सकता है। ये सुरक्षित रहने के लिए ये आपको करना चाहिए। मैं आता हूं डॉक्टर गौरव आपके पास। मैं सीधे पीयूष जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। पीयूष जी, अब एक तो उपाय ये है कि हम बाहर कम से कम निकलें, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी सर्विसेज में हैं, जो ऐसे कामकाज में हैं, जिनके लिए बाहर जाना मजबूरी है। उसमें हमारे डॉक्टर्स भी शामिल हैं, उसमें हमारा मेडिकल स्टाफ भी शामिल है, उसमें हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो भी शामिल हैं, उसमें हमारे पुलिस वाले भी शामिल हैं, और उसमें हम जैसे जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिनको बाहर जाना ही जाना है, इसका कोई उपाय नहीं है। अब इस वर्ग के लोगों के लिए आप क्या सुझाना चाहेंगे? उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं कि वो इन हालात का सामना कर सके, खुद को स्वस्थ भी रखें और अपने काम को भी आगे बढ़ाएं? जी, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो आपने सब चीजों की बात की, ये सब एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। हॉस्पिटल्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, तो हम लोग जो है घर पे नहीं बैठ सकते हैं, हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि हम ये भी नहीं सबको बोल रहे हैं कि हम सबको यही बताते हैं कि जरूरी होने पर ही बाहर जाएं और ना जरूरी चीजों के लिए बाहर ना निकलें। और अगर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप N95 मास्क जरूर लगा जाएं, जो 95% ऑफ द PM 2.5 पार्टिकल्स को जाने से, आपके लंग्स में जाने से रोकेगा। फिर भी 5% पार्टिकल्स आपके जा सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट 95% ऑफ द पार्टिकल्स, 2.5 पार्टिकल्स हम रोक सकते हैं। दूसरा बड़ा अच्छा उपाय है कि अगर आपके को ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिसमें पानी को कम पीना है या पानी को रोक के पीना है, तो आप फ्लूइड इनटेक बढ़ाइए अपनी बॉडी में, क्योंकि विंटर्स के अंदर प्यास कम लगती है, ऊपर से ये 2.5 पार्टिकल्स जो हैं हमारे ब्लड सप्लाई में जा रहे हैं, तो जितना आप फ्लूइड इनटेक करेंगे उतना ही फ्लश आउट हो जाएंगे पार्टिकल्स, और उतना आपको ये जो चांसेस ऑफ स्ट्रोक और चांसेस ऑफ हार्ट अटैक हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि लंग की प्रॉब्लम्स भी आपको कम होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है फाइबर डाइट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वेजिटेबल्स और ये सब, इन सब चीजों से फायदा होता है। फाइबर डाइट खाइए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और कुछ कुछ इंडोर एक्सरसाइजेस करना भी इम्पोर्टेंट है। वी कांट बी लेजी, वी कांट बी कि भी हम जो है लेटे रहें, बैठे रहें कि भाई बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर में एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा एज अ लंग स्पेशलिस्ट कि
एयर प्यूरिफायर्स का भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोल है अगर आप घर में हैं तो। इफ यू सी कि एयर प्यूरिफायर से भी आपका जो इंडोर पोल्यूशन है वो कम होगा, और आपके सीनियर सिटीजन जो हैं घर में, जो आपके बच्चे हैं एल्डरली, सॉरी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा इस चीज से। और जो इनको अभी क्या है कि अभी आप देखेंगे तो मेनी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग जो है खांसी कर रहे हैं, कफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रनिंग नोज हो रहा है, गले में खराश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े माइल्डर इफेक्ट्स हो रहे हैं PM 2.5 पार्टिकल के ज्यादा होने का, वो कंसंट्रेशन जो एयर में है। तो ये सब चीजें अवॉइड कर सकते हैं इफ यू यूज इंडोर एयर प्यूरिफायर्स। मैं आता हूं डॉक्टर पीयूष आपके पास। स्वाति जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। स्वाति जी, जब बात आती है मनोविज्ञान की, मनोचिकित्सा की, तो उसमें थेरेपीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये पॉल्यूशन से जुड़ी जो मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हैं, क्या इनमें भी थेरेपीज काम आती हैं, या फिर इनको अलग तरीके से देखना चाहिए, इनको अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और इन दिक्कतों के दायरे में हम लोग ना आए, इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल तौर पर क्या करना चाहिए? पहली बात तो साइकियाट्रिस्ट से डरना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग हमेशा डरते हैं, बहुत बड़ा टैबू है जो हम नहीं आना चाहते। दूसरी बात है कि बहुत सही डॉक्टर साहब ने बोला कि इंडोर एक्टिविटीज बहुत बढ़ानी है, फोन को बहुत दूर रखना है, फोन एडिक्शन नहीं बनाना, आईपैड को एडिक्शन नहीं बनाना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत करनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत लेने हैं, ट्राई टू डेवलप द हॉबी ऑफ रीडिंग। आप जितना रीड करेंगे उतने न्यूरॉन्स को पावर मिलेगी, उतने न्यूरॉन्स स्ट्रांग होंगे। और इंडोर एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मान लीजिए बच्चों में ये मिल रहा है, हमें कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो इरिटेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है कि सब लोग अपने काम पे लगे हैं या सब लोग फोन पे लगे हैं। तो ट्राई टू इन्वॉल्व मोर फैमिली टाइम, साथ बैठिए, साथ काम करिए, साथ खेलिए। तो दैट्स इम्प्रूव इन किड्स इन कॉग्निटिव एंड इरिटेबिलिटी। और बात रही बड़ों की, तो ड्रिंक मैक्सिमम वाटर, रीड, मतलब ट्राई टू अवॉइड द एडिक्शंस पार्ट जो बहुत ज्यादा कॉमन मिल रहा है हमें मोबाइल का या इन सब का। रीडिंग बढ़ाइए, एक्टिविटी एक्सरसाइज बढ़ाइए, और अपनी जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना अच्छा है। योगा करिए, दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेशन ऑल्सो। चाहे आप 1 मिनट का मेडिटेशन करिए, 2 मिनट का मेडिटेशन करिए, बट स्टार्ट डूइंग इट, दीज ऑल द थिंग। बट अगर तब भी आप फंसते हैं तो प्लीज अपने नियर बाय साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, टेक ट्रीटमेंट, टेक थेरेपी, इट्स नॉट हार्मफुल। मैं आता हूं स्वाति जी आपके पास। मैं सीधे राठौर साहब का यहां पर रुख करना चाहूं। राठौर साहब, एक तो है प्राकृतिक बारिश जिसकी संभावना आपने भी जताई, चाहे हल्की फुल्की हो, लेकिन उससे काफी कुछ आराम, काफी कुछ राहत उससे मिलेगी। और एक इस बीच चर्चा आर्टिफिशियल रेन को लेकर भी हो रही है। तो आप इस उपाय के बारे में क्या सोचते हैं? ये कितना कारगर हो सकता है, कितने दायरे में कारगर हो सकता है, कितना इंपैक्ट इसका हो सकता है? अनंत जी, कृत्रिम वृष्टि तो तभी संभव है जब वातावरण में, वायुमंडल में ऐसे बादल हो जिनका की पोटेंशियल हो, जो बारिश दे सके जी। उन्हीं को आप सीडिंग करके उनसे आप ईल्ड ले सकते हैं। अगर बादल ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये भी अगर होता है तो बहुत लोकलाइज्ड होता है। कहीं लोकलाइज्ड अगर आप मान लो सफल हो रहे हैं तो उसका भी कोई व्यापक स्तर पर कोई लाभ होने वाला होता नहीं। अब जैसे पानी के छिड़काव की बात कर रहे हैं कि शहर में अलग अलग जगह छिड़काव हो रहा है, उससे भी कोई लाभ होता नहीं है, क्योंकि वायुमंडल इतना बड़ा है। आप उसके एक बिंदु पे अगर छिड़काव कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। जी राठौर जी, अब ये भी समझने वाली बात है कि मौसम का जो पैटर्न है, खासकर इन दिनों में सितंबर से लेकर नवंबर तक जो मौसम का पैटर्न है, ये एक स्वाभाविक मौसम का पैटर्न के तौर पर इसको देखा जाए, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि आज से 8-10 साल पहले ये हालात नहीं बनते थे, पिछले 8-10 साल में ही ये स्थितियां बननी शुरू हुई हैं। तो क्या पॉल्यूशन ने ही मौसम के इस पैटर्न को बदला है, या फिर मौसम का स्वाभाविक पैटर्न था, यहां पर प्रदूषण की एंट्री हो गई है? आनंद जी, न तो पॉल्यूशन ने व्यापक तौर पर प्रदूषण फर्क तो पड़ता है उसका मौसम के ऊपर, पर इतना नहीं हुआ जैसा कि उसको 1 to 1 कहा जा सके। इसका जो प्रमुख कारण मैं समझता हूँ, अभी 2009 में जो ये नियम बना था, पंजाब सरकार ने लाया था भूजल संरक्षण के लिए, वो जो नीति बनाई, उसके बाद में हरियाणा ने भी उसको अडॉप्ट किया। उस नीति के तहत, चूंकि गर्मी के तहत पहले किसान जो है गर्मी के अंदर धान की नर्सरी खड़ी करता था और गर्मी में ही जो है उसको ट्रांसप्लांटिंग करता था, तो पानी की खपत ज्यादा होती थी। और तो ये एक नियम बना कि
धान की नर्सरी और जो रोपण है उसको 1 महीने आगे बढ़ा दिया जाए। अब उसका लाभ तो हुआ नहीं, क्योंकि किसान ने उस बीच में दूसरी फसल जैसे खासतौर से मकई की फसल लेना शुरू कर दिया, तो पानी का लाभ तो हुआ नहीं। लेकिन अब किसान को बेचारे को, जिसको हम दोष दे रहे हैं, उसका कोई दोष नहीं है। अब उसको गेहूं की कटाई और रबी की बुआई के बीच में समय ही नहीं मिलता है। और आप और हम और सरकारें और सुप्रीम कोर्ट जब ये प्रदूषण होता है तभी जागते हैं, अन्यथा तो हम सोते रहते हैं 11 महीने, इसी वक्त जागते हैं। तो तात्पर्य कहने का ये है कि एक समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए नीतिगत व्यवस्था को भी देखना चाहिए और किसान का दोषारोपण न करें। किसान का हाथ पकड़ने की कोई ऐसी व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। मैं सीधे चलते चलते डॉक्टर गौरव का यहां पर एक बार रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ी उलझन लोगों के जहन में ये भी है कि फिजिकल एक्टिविटी जिनको आदत है, कई लोगों की आदत में शुमार है, फिटनेस के तौर पर उसको लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बाहर जाके इन दिनों में करें या ना करें, मास्क लगा के रनिंग वॉकिंग जॉगिंग करें या ना करें, मास्क लगाकर एक्सरसाइज बाहर करें ना करें। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। देखिए, अगर आप पॉल्यूशन में जाके फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी से फायदा लेना चाहते हैं वो सारा फायदे की जगह आपको नुकसान हो रहा है। अगर आप रेगुलर मास्क लगा के वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप वो PM 2.5 आर्टिकल्स को नहीं रोक सकते, और N95 लगा के आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो जैसा मेरे बाकी पैनलिस्ट ने भी सजेस्ट किया कि इन सब में बेस्ट तरीका यह है कि हम इंडोर एक्सरसाइज करें, मे बी एयर प्यूरिफायर लगा हो, आप इंडोर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब पे फोकस करें। 10-15 दिन आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग, मैराथन, इन सब को भी अवॉइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव आपका, और राठौर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर पीयूष भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारी संवाददाता अनामिका ने भी ग्राउंड रिपोर्ट हमें बताई। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उपाय फिलहाल यही है कि आप अपने स्तर पर खुद को जितना तन से मन से स्वस्थ रख सकें, उससे जुड़े उपाय अपना सकें जो हमारे स्पेशलिस्ट ने भी बताए, तो आपको फायदा होगा और आप इस प्रदूषण से लड़ाई में अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर पाएंगे।